हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम कॉमर्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है, आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। ऑप्शन ए है मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में। ऑप्शन बी है व्यवसाय की भाषा के रूप में। ऑप्शन सी है व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में। ऑप्शन डी है इनमें से सभी के रूप में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 कह रहा है, लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है व्यवसाय के स्वामी या व्यवसाय के प्रबंधक, या ऑप्शन सी है व्यवसाय के भावी विनियोजक, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है, पुस्तपालन की दोहरी प्रवृत्ति प्रणाली में एक सौदा क्या प्रभावित करता है। एक खाता दो बार। ऑप्शन बी है दो खातों के एक ही समय में। ऑप्शन सी है एक खाते के दो प्रकार से। ऑप्शन डी है दो खातों का प्रत्येक के दो प्रकार से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक खाते के दो प्रकार से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू कब नहीं होता है। ऑप्शन ए है दीर्घकालीन ठेकेदारियों में। ऑप्शन बी है बिजली उत्पादन एवं वितरण में। ऑप्शन सी है जहाजरानी कंपनियों में, या आपका रेलवे में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दीर्घकालीन ठेकेदारियों में आपका वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। वसूली खाता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत खाता को, या नाम पात्र खाता, या वास्तविक खाता, या आपका उचंत खाता। तो आप सबको पता होगा नाम पात्र खाता को वसूली खाता कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, खातों का संबंध आय, व्यय, लाभ और हानि से है, तो उसे क्या कहते हैं। वास्तविक खाता, या नाम पात्र खाता, या व्यक्तिगत खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, नाम पत्र खाता से हम जानते हैं, व्यय, लाभ और हानि से राइट आंसर बी हो जाएगा। संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, ना कि बेचने के लिए कहलाती है। ऑप्शन है क्षयशील संपत्ति। ऑप्शन बी है चालू संपत्ति। ऑप्शन सी है अस्थायी संपत्ति। ऑप्शन डी है अमूर्त संपत्ति। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थायी संपत्ति के नाम से जानते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, जब दो या दो अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एकीकरण। ऑप्शन बी है संविलयन। ऑप्शन सी है पुनर्निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय एकीकरण के नाम से जानते हैं, जब दो या दो से अधिक फर्मों का जब मिश्रण होता है तो उस समय एकीकरण नाम से जानते हैं। ये आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। तो साझेदारी एवं साझेदारों की न्यूनतम संख्या 3 होती है, यह आपका कथन आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, आपका ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है एकाकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है, ये भी कथन आपका सही है। ऑप्शन डी है सार्वजनिक कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, वयस्क होने पर यदि एक आवश्यक साझेदार फर्म में साझेदार के रूप में बने रहने का चुनाव करता है तो वह फर्म के ऋणों के प्रति उत्तरदायी होगा। अपने ऑप्शन है आपका दिया हुआ है वयस्क होने की तिथि से। ऑप्शन बी है फर्म में लाभ प्राप्ति की साझेदारी के आने की तिथि से, या ऑप्शन है जब से वह साझेदार बनने का चुनाव करता है तब से, या ऑप्शन डी है फर्म में प्रवेश करने की तिथि से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदारों को डैश राशि देनी होती है। एकीकरण, ऑप्शन बी है ख्याति, ऑप्शन सी त्याग, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपका ख्याति हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 कह रहा है, एक साझेदारी फर्म में एक्स और वाई और जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 4:2:1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। ये निश्चित किया जाता है कि किसी भी हालत में जेड का हिस्सा
7500 से कम नहीं होगा। यदि वर्ष के दौरान लाभ की राशि 31,500 है तो इस हिस्सेदारी में लाभ का वितरण किस प्रकार आपको होगा, ये आपको सॉल्व करना है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ ज़रूर पोस्ट कर दूँगा। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका एक्स 16,000, वाई आपका 8,000 और आपका जेड को 7500 मिलेगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है ए और बी साझेदार हैं जो लाभ के बराबर बांट लेते हैं। ए ने जून 2020 को समाप्त छमाही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में नियमित रूप से 400 की निकासी की है। निकासियों पर 5% की दर से ब्याज दिया गया है। निकासियों पर ब्याज की राशि आपका कितना होगा? तो टोटल 25 रुपया होगा। इसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 25 रुपया आएगा। इस वीडियो में हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो में हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाता है और यहाँ पे हम मोबाइल पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 25 आएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है सभी सामता अंशधारी होते हैं। कंपनी के प्रतिनिधि या कंपनी के मालिक या कंपनी में ऋणदाता या कंपनी के ग्राहक। तो इसका राइट आंसर आपका कंपनी का मालिक हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में किस आधार पर देना होता है? तो आप सबको पता होगा अंशों के निर्गम मूल्य पर आपको आधार पर देना होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कंपनी द्वारा निर्गमित समता अंशों पर बट्टे की अधिकतम दर कितनी हो सकती है? 5%, 10% या 15 या आपका 20%। तो टोटल 10% आपका अंशों पर बट्टे की अधिकतम दर 10% होती है। राइट आंसर बी होगा। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आपका प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है अंश हरण की दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है। तो प्राप्त राशि में या देय राशि से या सम मूल्य से, इनमें से आपका कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राप्त राशि से या देय राशि से, तो इसका राइट आंसर आपका प्राप्त राशि से होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आयाचित लाभांश कंपनी के लिए समर्पित है, ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच घोषित किए गए लाभांश को अंतरिम लाभांश कहा जाता है, ये बिल्कुल आपका कथन सही है। ऑप्शन सी है एक कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में अंतरिम एवं अंतिम दोनों लाभांश वितरित कर सकती है, ये भी कथन आपका सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है 1 रुपये के एक प्रीमियम पर जारी 10 रुपये का एक शेयर है जिस पर 9 रुपया आपका प्रीमियम सहित मांगी गई है और 7 रुपये प्रीमियम सहित प्रदत्त है, तो जब्त कर लिया गया है। पूंजी लेखनामे में कितनी लिखी जानी चाहिए? 8 रुपया, 9 रुपया या 7 रुपया या आपका 10 रुपया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 रुपया आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है आय और व्यय को लेखा दिखाता है, सकल लाभ या शुद्ध लाभ या वित्तीय या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं आपका होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आय और व्यय से संबंधित लेखा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा एनपीओ आय व्यय के खाते में अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है एक गैर व्यापारिक संस्था के अंतिम खातों में क्या नहीं बनाया जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता या व्यापार खाता या आपका आर्थिक चिट्ठा। तो इसका राइट आंसर आपका व्यापार खाता नहीं बनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है एक क्लब ने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित चंदे प्राप्त किए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि वर्ष 1920 में प्राप्त चंदे 2,45,000 थे, तो क्लब की 2019-20 की चंदे की आय कितनी होगी? तो टोटल आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2,63,800 आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है एक स्कूल के आय व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा शिक्षण शुल्क से आय या वार्षिक पुरस्कार की राशि जो पुरस्कार खाते से दी गई है या भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे या आपका छात्रों से वसूला गया अर्थदंड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे। क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्न में कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ नहीं होता है? तो आप इसे याद रखिएगा, प्राप्ति भुगतान खाता आपका प्रारंभिक शेष से आरंभ नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अधिकार शुल्क क्या खाता है?
व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामपत्र खाता या लाभ हानि खाता। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नामपत्र खाता। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है लघु कार्य राशि का सूत्र क्या है। तो आप सबको पता होगा न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क इक्वल टू लघु कार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे 29 पे। क्वेश्चन 29 आपका कह रहा है न्यूनतम किराया दे होगा जब अधिकार शुल्क एवं न्यूनतम किराया बराबर हो तो आपका न्यूनतम किराया देना होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है आपका न्यूनतम किराया देना का जनरल प्रविष्टियाँ क्या होती है। तो न्यूनतम किराया खाता ऋणी बाई प्रदाता की खाता से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है किराया कर पद्धति से अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता वस्तु को क्या कहते हैं। तो उचित ढंग से उपयोग कर सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है वस्तु विक्रय अधिनियम लागू कब नहीं होता है। नकद क्रय पद्धति से या उधार क्रय पद्धति से या किराया क्रम पद्धति से या किस्त भुगतान पद्धति से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी किराया क्रय पद्धति से। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है किराया क्रय पद्धति में माल की मरम्मत के दायित्व किसे होता है। क्रेता का या विक्रेता का या निर्माता का, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रेता का आपका दायित्व होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है मासिक किस्तों में या छमाही किस्तों में या वार्षिक किस्तों में या सामायिक किस्तों में। तो आप सबको पता होगा सामायिक किस्तों में भुगतान होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है किस भुगतान पद्धति में वास्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। तो आप सबको पता होगा अनुबंधन होते ही आपका क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है किस भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि कोई क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता कर क्या हो सकता है। ब्याज की वसूली, क्रेता पर भुगतान के लिए दावा या माल की वापसी प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रेता पर भुगतान के लिए दावा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो ऑप्शन है SBI या अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या HDFC या आपका देना बैंक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी HDFC बैंक आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वाणिज्यिक को एक व्यापारिक बैंक का आशय एक ऐसी संस्था से होता है जो लाभ प्राप्ति से उद्देश्य से जनता के धन को स्वीकार करने के साथ ही उधार के रूप में ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है किसने अगवा बैंक योजना का सुझाव दिया था। नरमिन समिति, एविड समिति या नरसिंगम समिति या आपका नारायण समिति। तो आप इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए नरमिन समिति अगवा बैंक का योजना का सुझाव दिया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रधान कार्यकाल कहाँ पर है। दिल्ली में या कोलकाता में या मद्रास में या आपका मुंबई में। तो आप सबको पता होगा मुंबई में कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल मुंबई को जाना जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन 39 कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संघ की स्थापना कब हुई थी। 1950 में, 1951, 1975 या आपका 1980 में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। आपका IFCI का प्रधान कार्यकाल मुंबई में है और इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर इसका बी होगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपका 2 मई 1951 को हुई थी। और कहाँ पर ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय सांख्यिकी का कार्यकाल कहाँ पर है। तो आप इसे याद रखिएगा मुंबई कोलकाता में आपको देखने को मिलता है और आपको 1951 में इसका स्थापना हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है कि LIC की स्थापना कब की गई थी। 1948 में, 1956 में, 1964 में, आपका 1972 में। तो आप सबको पता होगा 1956 में LIC का गठन किया गया था। इसका जो आपका मुख्य कार्यालय है मुंबई में देखने को मिलता है। ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसे आप याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 1956। क्वेश्चन 41 कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक की संख्या कितनी है। 8, 7, 9 आपका 11। ये सवाल आपका यूपी का पूछा हुआ सवाल है। आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में टोटल आपका भारतीय स्टेट बैंक का टोटल 7 सहयोगी बैंक है। राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बैंक है, तो आप इसे याद रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये टोटल आपके 7 बैंक हैं जो भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्य बैंक का देयता नहीं है? अंश पूंजी, आरक्षित कोष, बिल जिसका भुगतान होना है। ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक या अन्य बैंकों के पास शेष जमा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के पास शेष जमा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द बैंक इटली शब्द बैंकों से निकाला है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीठ, बेंच कहते हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है? केवल सम्मक या केवल सांख्यिकी विद्या या उनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ऑफ, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संख्यात्मक तथ्य का अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्राप्त सम्मान क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीयक कहते हैं, सेकेंडरी नाम से जानते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है प्राथमिक समक द्वितीयक एवं समकों की तुलना किसे किया जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा, अधिक विश्वसनीय होते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है निदर्शन अनुसंधान में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अध्ययन किया जा सकता है। तो जनसंख्या के प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है, राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है यदि मध्याह्न इक्वल टू आपका 27 है और आपका मध्य 30 है तो व्यष्टि क्या होगा? तो आपको बताना है कि मोड क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 21 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है यह सहसंबंध गुणांक प्लस 0.9 है तो ये क्या दर्शाता है? तो आपका सहसंबंध की उच्च मात्रा दर्शाता है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है 51 क्वेश्चन कह रहा है चालू अंकेक्षक में अंकेक्षक का स्टाफ बड़ लेखों की जांच में व्यस्त रहता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आप इसे याद रखिएगा, स्पाइसर एवं पैंगरल द्वारा दी गई है आपका ये कथन, राइट आंसर बी हो जाएगा। नैतिक जांच की जाती है संस्था के प्रबंधक द्वारा या संस्था के कर्मचारी द्वारा या अंकेक्षक द्वारा या अंशधारियों द्वारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संस्था के कर्मचारी द्वारा नैतिक जांच की जाती है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप सबको पता होगा प्रबंधन द्वारा ही आंतरिक अंकेक्षक का आपका पोस्टिंग होता है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है प्रमाण के अंतर्गत जाँच की जाती है, तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है किसी कंपनी में अंकेक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए? आपको बताना है कि अंकेक्षक बनने के लिए कितनी योग्यता आपको होनी चाहिए। तो अंकेक्षक के चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, राइट आंसर आपका सी होगा। एक अंकेक्षक होता है शिकारी कुत्ते के समान, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, एक बिल्ली के समान या एक लवारिस कुत्ते के समान। तो इसका राइट आंसर आपका रखवाली करने वाले कुत्ते के समान हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है अंकेक्षक के परिसामयिक वर्णन कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 224 या धारा 224(8) या धारा 225 या धारा 142। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अनुसार कंपनी का प्रथम अंकेक्षक नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है, राइट आंसर आपका ए होगा 224(2). वाणिज्य में क्या शामिल होता है? केवल वस्तु का क्रय विक्रय या व्यापार एवं उद्योग? केवल व्यापार उद्योग नहीं, व्यापार एवं उसके सहायक। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यापार एवं उसके सहायक आपके वाणिज्य में कॉमर्स में शामिल होते हैं, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 59 कह रहा है रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है छोटे उपक्रम में या बड़े आकार के उपक्रम में या मध्यम श्रेणी के उपक्रम में या आपके कुटीर उपक्रम में? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बड़े आकार के उपक्रम में आपके शामिल होते हैं रेखा एवं कर्मचारी, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है भारत में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? तो आप इसे याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा व्यावसायिक उपक्रम संख्या देखने को ज़्यादा मिलता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सीमित साझेदारी का आशय क्या है? तो आप सबको पता होगा
आपका कुछ समझदारी का दायित्व सीमित होता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जाए तो जितना आपके फ्रेंड्स और आप फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, जितना इस पर लाइक और शेयर होगा जितने, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और ऐसे सारे सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर।